नहीं हुआ क्योंकि मैं बहुत सारी बातें आपको इसमें से निकाल कर बताता हूँ। फिर बहुत सारी चीज़ें रियाकारी में भी आ जाती है ना, तो इसलिए बस आप सुन लिया करें, बस आप सुन लिया करें। तो एक अफ़साना बहुत सारे लोग कह रहे थे कि बड़ा अरसा हो गया आपने अफ़साना नहीं सुनाया, तो अफ़साना सुनाते हैं जी। आज आपको अफ़साना सुनाते हैं। मेरी कदर वो क्यों नहीं करता, मत पूछ के राहे इश्क में क्या अज़ियत झेली है, मत पूछ के राहे इश्क में क्या अज़ियत झेली है, बस ये देख के तुझ पर कोई इल्ज़ाम नहीं है। रावलपिंडी के एक बहुत ही मशहूर इलाके 6 रोड पर एक बहुत ही मशहूर शॉपिंग मॉल राबी सेंटर के सामने मैंने गाड़ी को खड़ा किया। मेरी वालदा राबी सेंटर की जानिब बढ़ी। मुझे शुरू से ही रश वाली जगह पसंद नहीं है। कभी कभी खुदा ताला जो है वो अजीब इम्तिहान लेता है इंसान के। आपको जो चीज़ पसंद नहीं होती वही आपका जरिया रोजगार बना देता है। आपको रश पसंद नहीं होता, आपको 20,000 बंदे के सामने खड़ा कर देता है, चल परफॉर्म कर इनके लिए। तेरी क्या औकात है, तेरी क्या मजाल है, तेरी क्या मर्जी है, तू वो करेगा जो मैं चाहूंगा, तुझे जिसके लिए बनाया है तू वो करेगा, तुझसे जो काम मैंने लेना है वो मुझे पता है, तुझे क्या पता है तेरे बारे में। तुझे तो ये नहीं पता कि तू सांस खींचे तो वापस बाहर भी निकाल पाएगा कि नहीं। बाहर कैफ वालदा से माजरत की कि आप जाइए, मैं कुछ लम्हात के लिए यहीं पर आपका इंतजार करता हूं। पार्किंग की जगह तो होती नहीं है, तो इसी तरह फुटपाथ के करीब आड़ी तिरछी जगह पर गाड़ी को पार्क किया और अपने मोबाइल पर वीडियोस देखने लगा। इतने में मेरी गाड़ी के शीशे पर किसी ने नॉक किया। मुझे लगा कि शायद कोई मांगने वाला है, कोई किसी जरूरत के तहत मुझ तक पहुंचा। मैंने अपनी नजर मोबाइल की स्क्रीन से हटा के जहां से शीशा खटखटाने की आवाज आ रही थी उसकी जानिब देखा, तो एक बहुत ही बारिश बुजुर्ग बहुत ही अच्छे कपड़ों में, बहुत ही अच्छे कपड़ों में मलबूस, बहुत ही गहरी निगाहों से मेरी तरफ देख रहा था। मुझे चंद लम्हात के लिए तो वही एहसास और ख्याल आया जो कि आपको आया होगा कि जरूरतमंद है, हालात खराब हैं, नौकरी नहीं है, औलाद के मामलात हैं और बहुत सारे मसले हैं। खैर मैंने गाड़ी के शीशे को नीचे किया तो वही बात जो कि मेरे जहन में थी, जो कि आपके जहन में आई होगी कि किसी तकाजे के तहत ही आए हैं। तो उन्होंने कहा कि बेटा मेरी एक ख्वाहिश है, अगर आप पूरी कर सकें तो। अब ये बात सुननी थी कि मैं बेसाख्ता मेरा हाथ मेरे कोट में पड़े हुए मेरे पर्स की जानिब गया जो कि पिछली सीट के ऊपर हैंग था। मैं बड़ी मुश्किल से पीछे मुड़ा, अपने कोट से अपना पर्स निकालने लगा तो उसने कहा नहीं 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 बेटा, मुझे पैसे नहीं चाहिए। अगला जुमला जो कि आपके जहन में आया वही मेरे भी जहन में आया। एक ही माशरे में पले बड़े हैं हम, कि अब शायद अगला जुमला ये होगा कि आप मुझे राशन ले दीजिए, खाना ले दीजिए, पैसे नहीं चाहिए। खैर मैंने पर्स खोला और कुछ करेंसी नोट निकालने शुरू किए। वो शायद इतने थे कि एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, 4-5 बंदे उन पैसों से 1-2 दिन आराम से खाना खा सकते थे। लेकिन जब उन्होंने ये होता हुआ देखा तो उन्होंने कहा कि चलें बेटा, मैं किसी और से कह देता हूं। मुझे इस चीज ने बहुत ताज्जुब का शिकार किया। मेरे अंदर एक सनसनी सी फैली कि अगर इसको पैसे ही चाहिए थे, या अगर इसको राशन ही चाहिए था, या कोई भी ऐसी चीज जिसका दुनियावी तकाजा अमूमी तौर पर लोग इस तरह की जगह पर करते हैं, तो मैं तो इतने पैसे इसको दे रहा था कि अगर ये राशन खुद भी लेना चाहे तो ले सकता था। बुजुर्ग थे, बारिश थे, लेकिन कपड़े बहुत अच्छे पहने हुए थे, बड़े सलीके से इस्त्री हुए हुए, धुले हुए। ऐसा नहीं कि अरमानी का सूट पहना हुआ था या पोलो की शर्ट पहनी हुई थी, ऐसा नहीं, लेकिन धुले हुए, इस्त्री हुए हुए, तरीके से दाढ़ी बनी हुई, टोपी पहनी हुई। तो खैर जब वो जाने लगे तो मैंने
और मैंने उनसे कहा कि फरमाइए सर, क्या कर सकता हूँ आपके लिए। तो उन्होंने कहा कि क्या आप मुझे एक सैंडविच खिला सकते हैं? मुझे मेरे जहन में एक सेकंड के 1000वें हिस्से में ये सोच दौड़ी कि ये शख्स या तो खुद पागल है या मुझे पागल बना रहा है। अमूमी तौर पर ऐसा होता है ना, शौबदेबाज जो होते हैं वो इसी तरह की बातें करते हैं। आप उनको पैसे देते हैं, वो पैसे नहीं लेते हैं, आप कहते हैं यार ये पैसे नहीं ले रहा तो यकीनी तौर पे अच्छा आदमी, फिर वो आपको बातों में लगाते हैं, फिर लगाते 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 एक ऐसा पॉइंट आता है जिसमें आपको पता भी नहीं चलता और वो आपसे हाथ करके निकल जाता है। खैर मैंने उनसे कहा कि अंकल मैं आपको पैसे दे रहा हूँ, आप वो सामने बेकरी है आप ले लीजिए, सूफी बेकरी, अगर आप कभी गए हो वहाँ पे उस साइड पे बड़ी अच्छी बेकरी है। मैंने कहा अंकल वो सामने बेकरी है, अगर आप वहाँ से लेना चाहें तो ले लीजिए। उन्होंने ये सुनना था कि उनकी आंखें नम हो गईं, और वो पहली बार वो लम्हा था कि जब मुझे लगा कि नहीं, मैं इस बंदे के मुतालिक गलत सोच रहा हूँ। अभी तक उसके शीशा खटखटाने और मेरी उसके जाने मतवज्जा होने से लेकर ये जो बीच में 15 से 20 मिनट की गुफ्तगू हुई या 15 से 20 मिनट का दुरानिया गुजरा, गुफ्तगू तो खैर इतनी नहीं हुई, लेकिन ये जो 10-15 मिनट का मामला गुजरा है, मैं अभी तक जो ख्याल जो क्यास राई उसके बारे में अपने जहन में कर रहा था, शायद वो गलत कर रहा था। उसको पैसे नहीं चाहिए, उसको शायद कोई और दुनियावी तकाजा जो लोग करते हैं वो भी नहीं चाहिए, मामला यहाँ पर कुछ और है। सुबार कैफ मैंने अपने हवास को काबू में किया और उनसे कहा कि आप बताइए, सैंडविच मैं ला देता हूँ, आप खड़े हुए मैं ला देता हूँ। उसने कहा नहीं बेटा, मैं वहाँ से नहीं, ये इसके बिल्कुल साथ एक कैफ़े है, बड़ा मशहूर है, मैं नाम नहीं ले सकता कैफ़े का, एक फास्ट फूड रेस्टोरेंट है, कैफ़े भी नहीं उसको कह सकते, एक फास्ट फूड रेस्टोरेंट है, मुझे वहाँ का सैंडविच बहुत पसंद है, तो मैं वहाँ जाके खाऊंगा। तो मैंने उनसे कहा कि अंकल उस सैंडविच में ऐसी क्या खास बात है, अगर आपको सैंडविच खाना है मैं ला देता हूँ आपको, वही सैंडविच क्यों? मुझे अब थोड़ी सी दिलचस्पी होने लगी उस गुफ्तगू में। तो उन्होंने कहा कि मैं एक बहुत अमीर आदमी था, मेरा एक पंप था और उसमें मेरा दोस्त मेरा शेयर होल्डर था। मुझे कुछ अरसा के लिए मुल्क से बाहर जाना पड़ा। जब मैं वापस आया तो मुझे पता चला कि मेरा दोस्त दुश्मन से भी बदतर निकला है और उसने मुझे धोखा दिया। दोस्त जब धोखा देता है ना तो शायद पैसे का इतना दुख नहीं होता, शायद वो जो माली नुकसान है उसका इतना दुख नहीं होता। दुख इस बात का होता है कि अब आपके पास कोई ऐसा बंदा नहीं है जिस पे आप सारी जिंदगी भरोसा करेंगे, कोई इस काबिल हुआ भी तो आप नहीं कर पाएंगे। सो उन्होंने कहा कि बेटा मेरा पंप था और जब मैं वापस लौटा तो मुझे पता चला कि मेरे दोस्त जो हैं वो मेरे साथ धोखा कर चुके हैं। और आपने अगर कभी सुना हो या कभी इसके ऊपर स्टडी की हो, ये जो पेट्रोल पंप का काम होता है ना, ये बड़ा संगीन होता है। संगीन इस सेंस में होता है कि पेट्रोल पहले ख़रीदा जाता है, मतलब ये ऐसे नहीं होता है कि आप कंपनी को पैसे पे कर दें और वो आपको पेट्रोल दे दे, फिर आप बेच दें, फिर दोबारा ख़रीद लें, फिर बेच दें, ऐसा नहीं होता। ये बिल के ऊपर बिल रखा जाता है। बिल के ऊपर बिल रखे जाने से मुराद ये है कि अगर आपको 1000 लीटर दिया है तो 1000 लीटर आप सेल करेंगे, उसके बाद अगली पेमेंट होगी, वो डिपेंड करता है, बिकॉज वो वेरी करता है जो पेट्रोल का रेट होता है। तो वो कहते हैं कि जब मैं वापस लौटा मेरे सारे अकाउंट सीज थे, मेरा दोस्त मेरे साथ धोखा कर चुका था और चूंकि मेरे नाम के ऊपर वो तमाम तर पेट्रोलियम की मजनूआत जो है वो ख़रीदी गई थी, तो अब मुझे वो वापस लौटाने थे पैसे, नहीं तो जो लोग थे वो मेरी जान को दरपे थे, मुझे मारने के पीछे थे और मेरे छोटे छोटे बच्चे थे। तो खैर मैंने अपना घर बेचा, अपनी गाड़ी बेची, जो कुछ मेरे पास था मैंने बेच के उनका कर्जा उतारा। और एक लम्हा ऐसा आ गया कि जिसमें मुझे अपनी बीवी को लेकर, अपनी छोटे छोटे 2 बच्चों को लेकर एक और दोस्त की तरफ जाना पड़ा। वो दोस्त जो मेरे अच्छे दिनों का साथी था,
जब मेरे पंप्स चलते थे, मैं पैसों की रेल पेल में था, वो आए दिन मेरे पास आकर बैठ जाते थे। कभी मैंने उनके लिए मटन ऑर्डर करना, कभी उनके लिए चिकन सब्जी ऑर्डर करनी, कभी उन्होंने आना तो मैंने उनको चाय के बिना जाने ना देना, और चाय में भी 1000 किस्म के लवाजमात होने। अब वो एक एक करके मुझसे अलग हो रहे थे। मैं अगर किसी को कॉल करता तो वो कहता कि मैं पेशावर हूँ, कोई कहता मैं लाहौर हूँ। बल्कि एक बार तो यूं हुआ कि मैंने अपने सामने कुछ फासले पे खड़े दोस्त को, उसने मुझे नहीं देखा था, मैंने उसको कॉल की और कहा कि मैं आपसे मिलना चाहता हूँ। तो उसने कहा कि यार मैं अभी हूँ नहीं, मैं शहर में नहीं हूँ, 10 दिन के बाद आऊँगा। वो कहते हैं कि ज़िंदगी का सफ़र चलता रहा, मेरी बीवी ने मेरा साथ दिया। कभी उन्होंने पकोड़े बनाए, कभी समोसे बनाए, कभी फ्रोज़न फ्रूट बनाया, कभी कपड़े सिलाई किए। हालात जिस नहज से मेरे पांव पकड़े हुए थे, दोबारा उस बुलंदी पर पहुंच पाना नामुमकिन था। मैंने अपनी इसी जिंदगी को अपनी आफियत जाना। यहां पर मैंने उनसे एक सवाल किया कि आपके साथ जब ये सब कुछ हुआ तो आपने कानून का दरवाजा क्यों नहीं खटखटाया, अदालत नहीं गए, आपने कानूनी कार्रवाई नहीं की? तो उन्होंने कहा बेटा बहुत की। और उनकी सिर्फ बहुत की से मैं बहुत सारी चीजें समझ सकता था, क्योंकि मेरे अपने इमीडिएट फैमिली में एक इस तरह का वाकया पेश आ चुका है। तो मैं बिल्कुल इस चीज से बगौर वाकिफ हूं कि क्या मामलात होते हैं इंसान के। मैं ये नहीं कह रहा कि इंसाफ बिल्कुल है ही नहीं, अच्छे लोग मौजूद हैं, लेकिन लेट्स कॉल अ स्पेड के किस तरह के मामलात होते हैं। अगर फॉर एग्जांपल किसी का लाख चोरी हो गया तो 3 लाख तो उसके ऊपर लगाना पड़ेगा। जो खवारी है वो अलग। सो बार कैफ उन्होंने कहा कि एक छोटा सा कच्चा सा कस्बा है जो कि पिंडी के अंदरून एरिया में वाक़या है वहां पे, और उसकी एक छोटी सी मस्जिद है। मैं उसमें अब बतौर इमाम अपनी खिदमत देता हूं, और उस मस्जिद के साथ ही छोटा सा जो हुजरा है उसमें मैं और मेरी बीवी और मेरे बच्चे रहते हैं। कहाँ पर? इस्लामाबाद के सबसे पोश इलाके में मेरा घर था, मेरे पंप चलते थे, मेरे पास पैसे की रेल पेल थी। और कहाँ पर वो लम्हा आया कि जहाँ पर पिंडी भी शायद उसको, जो एरिया उन्होंने बताया, मैं अब ज़ाहिर है नाम नहीं ले सकता यहाँ पर बैठ के, प्राइवेसी का ख्याल मुझे करना है, लेकिन उन्होंने कहा कि पिंडी का भी जो एरिया उन्होंने बताया वो पिंडी में भी किसी तौर नहीं आता, वो पिंडी से भी कोई 20-22 किलोमीटर दूर था। कि उस कस्बे के छोटी सी मस्जिद जो कि बहुत ज़्यादा पुख्ता नहीं है, उसके छोटे से हुजरे में मैं, मेरी बीवी और मेरे बच्चे क़याम पज़ीर हैं। अब ये सारी बातें जब मैं सुन रहा था तो मेरे जहन में वही सवाल आया जो शायद आपके भी जहन में आ रहा होगा कि इतनी गुफ्तगू, ठीक है हालात भी तब्दील होते हैं, इंसान धोखा भी खाता है, अच्छे दिन भी आते हैं, बुरे दिन भी आते हैं, लेकिन इन सब का उस सैंडविच से क्या ताल्लुक है? खैर, हो सकता है कि मेरी नज़रों में उन्होंने ये सवाल देख लिया और तो उन्होंने कहा बेटा बात कुछ इस तरह की है कि जब मेरे हालात ठीक थे तो मैं इस फास्ट फूड चेन का सैंडविच खाने हफ्ते में एक बार ज़रूर आता था। अब भी कभी दिल में जब ये ख्वाहिश जागती है, साफ सुथरे कपड़े पहनता हूँ और इसी तरह इस कैफ़े के, इस फास्ट फूड रेस्टोरेंट के आसपास आता हूँ और कोई अल्लाह का बंदा मिल जाता है, कोई नेक नियत शख्स मिल जाता है, कोई नौजवान मिल जाता है, कोई बेटी कोई बेटा मिल जाता है, जिसको बड़े हौसले के साथ, बड़ी हिम्मत के साथ इस ख्वाहिश का इजहार करता हूँ कि क्या आप मुझे वो सैंडविच खिला देंगे। और बाज़ औक़ात तो ऐसे होता है कि मैं अकेला नहीं खाता, वो मेरे साथ बैठ कर खाता है। मैंने वालदा को फ़ोन किया कि अब जब मैं आपको फ़ोन करूँ तो तब बाहर निकलिएगा। उसके बाद वो फास्ट फूड था, उनका पसंदीदा सैंडविच था जो कि वाकई बड़ा लजीज था और अब वो मेरा भी फेवरेट है। खैर, उसके बाद जो बातें हुई वो मेरी और उस ज़ात के दरमियान है जो कि स्याह रात में स्याह पहाड़ पर बैठी स्याह चूंटी के स्याह दिल की धड़कन भी सुन लेता है।
खैर, जब थोड़े से लम्हात ज़्यादा बढ़े, मुझे ख्याल आया कि मुझे पलटना भी है, तो मैंने उनसे कहा कि क्या मैं आपका नंबर ले सकता हूँ, या कुछ करेंसी नोट निकाल के मैंने उनकी मदद करनी चाहिए। तो उन्होंने कहा, बेटा मेरे दिल में किसी ख्वाहिश की कोई जगह नहीं है, बस जो ख्वाहिश है वो पूरी हो जाती है तुम जैसे बेटे बेटियों के सहारे। अब मुझे किसी और सहारे की ज़रूरत नहीं है, किसी और ख्वाहिश की मेरे दिल में जगह नहीं है, तो मैं तुमसे 1 रुपया भी मजीद नहीं ले सकता। तो मैंने उनसे कहा कि फिर अगर आपसे मिलना हो, तो उन्होंने कहा कि यही ख्वाहिश जो तुम तक लाई है, हो सकता है यही ख्वाहिश कभी तुम्हारा तुमसे मिलने का जरिया बन जाए। वही बात कह के अपने रास्ते को चल दिया। 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट, आहिस्ता आहिस्ता मेरी आंखों से ओझल हो गया। हमें जान ना जान वे वेड़े आवड़, कख पता नहीं है उन लोगों को जिनको लगता है कि रिश्ते सिर्फ और सिर्फ खून के होते हैं, या सिर्फ उन लोगों से आपकी जान पहचान होती है जिनको आप जानते होते हैं, कभी मिले होते हैं। कभी कभी कोई रिश्ता आपका ऐसा भी होता है जिससे आप बरसों नहीं मिले होते, सिर्फ एक बार मिलते हैं और शायद एक बार ही मिलना होता है जिंदगी में, लेकिन वो आपका होता है, उसका खमीर आपका होता है। ओए होए, तेरे जिया मैनू होर ना कोई, ढूंढदी फिरा मैं जंगल बेला रोही। रोही सहरा को कहते हैं तेरे जिया मैनू होर ना कोई। अब वहां से सुने जहां से मैं सुना रहा हूँ। आहा, तेरे जिया मैनू होर ना कोई, बा खुदा।